अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो हम उनको मौका देंगे वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जो बच्चा नहीं दे पाएगा तो हम सिलेक्शन कैंसिल कर देंगे। रेफ़र करना या विड्रॉ करना ये डिपार्टमेंट का डोमेन है, उनका जुरिस्डिक्शन है। और हमारे पास जब रेफरेंस आया, रिक्विजिशन आया, हमने एडवर्टीज़ किया और डिपार्टमेंट जो है वो अथॉरिटी रखता है, वो कभी भी जो है पोस्ट विड्रॉ कर सकता है बिफोर द सिलेक्शन प्रोसेस इज फाइनलाइज्ड। हमें अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ती है। आई रिसीव एट टाइम्स मोर देन 1000 मैसेजेस पर डे। हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। JKSSB ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की एक मैसिव एक्सरसाइज को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की प्रोविजनल लिस्ट भी आ चुकी है और साथ ही में आप रोज़ाना देख रहे हैं कि JKSSB नई पोस्ट एडवर्टाइज कर रही है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं JKSSB के चेयरमैन मिस्टर खालिद जहांगीर। खालिद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और किसी ने लिस्ट निकलने के बाद उंगलियां नहीं उठाई कि यहाँ पर हेरफेर हुआ है। जी, सबसे पहले तो आपको और आपके व्यूवर्स को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक। और आपका बहुत शुक्रिया दैट आपने ये कहा कि हमने लिस्ट जो है वो अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत की जो लिस्ट निकाली वो बड़ी फेयर लिस्ट निकली है और उस पर कोई सवालात खड़े नहीं हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है SSB की और मेरी टीम की कि हमको जो भी एग्ज़ाम कराने हैं उनको फेयर तरीके से कराएं और जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ उसमें पार्टिसिपेट करें, फ्री और फेयर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें ताकि जिसका जो हक बनता है वो उसको मिले। तो हमारी कोशिश ये है, SSB की ये कोशिश है कि हम इस ज़िम्मेदारी को जो है वो निभाएं। उसी सिलसिले की एक कड़ी जो थी वो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की जो लिस्ट हमने निकाली। अब आज तो हमने उसका प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट भी निकाल दिया है, तो जल्दी ही हम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि इस प्रोसेस को सिलेक्शन लिस्ट को फाइनल करके उसको रिकमेंड कर देना गवर्नमेंट को, हमारी कोशिश ये है कि जनवरी के महीने में उसको भेज दें। आपने क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो JKSSB मांग रहा है उसको लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूनिवर्सिटी कहती है हमारा अपना एक फॉर्मेट है, अगर हमें JKSSB के फॉर्मेट पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है, आप पहले JKSSB से कोई कवरिंग लेटर लाएँ, कोई डॉक्यूमेंट लाएँ, उसके बाद हम जाकर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देंगे। तो इस सिचुएशन में जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अभी क्या करना चाहिए? देखिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है ये उन्हीं बच्चों को हम मांगते हैं जो बाहर से पढ़ के आते हैं और जो हमारी यहाँ लोकल यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनकी जुरिस्डिक्शन है उनको तो मांगा नहीं जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट हम जिनसे मांगेंगे उनकी तादाद जो है उनका नंबर बहुत ही कम होगा, बहुत ही लिमिटेड होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो अपने JNK की यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को लेना है हम मतलब ये सर्टिफिकेट देना है तो ऐसा है कि क्योंकि बाहर से जो पढ़ के लोग आते हैं, कई लोग उसमें डिस्टेंस मोड से भी करते हैं और डिस्टेंस मोड से जो एजुकेशन हासिल करते हैं बच्चे, अदर देन दोज यूनिवर्सिटीज़ जिनका के पता है कि वो डिस्टेंस लर्निंग कराते हैं, लाइक IGNOU है या मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, बाकी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो डिस्टेंस मोड के थ्रू अपनी डिग्रीज़ देती हैं। तो कई बार जो है वो ऐसी शिकायत भी बाद में आई हैं कि उनकी जो डिग्री है बच्चों की जो उन इंस्टीट्यूशन से करते हैं वो जेन्युइन नहीं है। तो बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है 252 गवर्नमेंट ऑर्डर, उसमें जो स्कोप बताया गया है कि बाहर से डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो करके आएंगे तो कैसे किन बच्चों को आपने जो है एलिजिबल ठहराना है, वो एक प्रोसीजर जो है उसी ऑर्डर में पूरी तरह से लेड डाउन है। तो हमको उस ऑर्डर को फॉलो करना है। अब ये बात है कि कहाँ से लाना है ये बच्चों को पता है, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं जो लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। क्योंकि अभी ये 1-2 साल के बाद हमारा बड़ा एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत से नए बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जाहिर है कि अप्रीहेंसिव जो है नौजवान होता है, लेकिन जिसके पास नहीं भी होगा
अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो हम उनको मौका देंगे वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जो बच्चा नहीं दे पाएगा तो हम सिलेक्शन कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट उनको एक रीज़नेबल टाइम में वो प्रोवाइड करना होगा। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो यूनिवर्सिटी का ही होना चाहिए। वही मैं आपसे समझना चाहूँगी कि फॉर्मेट उसका JKSSB वाला ही होना चाहिए या यूनिवर्सिटी जिस भी फॉर्मेट पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे वो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ को पता है अब कि वो कैसे देना है। उसमें मेनली क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कहाँ से लर्न किया है, स्टडी सेंटर कौन सा था, वो क्या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो यूनिवर्सिटी का उसके अंदर था या उससे बाहर का था। ऐसी चीज़ें जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है, जो अक्सर बच्चों से मांगी जाती हैं। तो चूंकि यूनिवर्सिटीज़ तो साल से ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे रही हैं, सो दे आर अवेयर अबाउट द फॉर्मेट। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को अप्रीहेंसिव रहना चाहिए, पता नहीं कौन सा फॉर्मेट है क्या है। यूनिवर्सिटी को अप्रोच करेंगे, दे आर अवेयर, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर पढ़ने जाते हैं जम्मू कश्मीर के। तो जब वो डिग्री लेके आते हैं, जब वो किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, JKPSC का हो हमारा हो, तो हम दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस उनसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगते हैं। वही बात करूं मैं अगर कि कंफ्यूजन सी है डिस्ट्रिक्ट कैडर को लेकर, इस टर्म को लेकर कि डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट तो है लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अप्लाई कर रहा है प्रेफरेंस में अगर उसने अपनी डिस्ट्रिक्ट टॉप पर रखी है, क्या उसे उसी की डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा सकता है? और अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग होती है, क्या उसे जिंदगी भर वहीं पर काम करना है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कैडर को लेकर भी आप थोड़ी क्लैरिटी दें। देखिए, एक चीज़ मैंने पहले भी पिछले इंटरव्यू में बताया था, अगर आपको याद हो, कि पॉलिसी डोमेन जो है वो गवर्नमेंट का है। बिल्कुल। रूल्स प्रोसीजर्स क्या बनाने हैं वो गवर्नमेंट को तय करना है। हम तो रिक्रूटिंग एजेंसी हैं, हमको गवर्नमेंट कहेगी कि हमको एक पर्टिकुलर टाइप का मैन पावर चाहिए, हमको वो मैन पावर उनको हायर करके देना है। बिल्कुल। हमारा रोल एज रिक्रूटिंग एजेंसी जो है, जो पॉलिसी गवर्नमेंट डिवाइस करती है उसको फॉलो करते हुए रिक्रूटमेंट करना है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपने ये बात कही, हमारा जो एक्ट है जिसके तहत हम काम करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 का, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल चेंजेस आई जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकाला होम मिनिस्ट्री ने, MHA ने 30 मार्च को शायद निकाला था वो। तो उसमें इस एक्ट में कई अमेंडमेंट्स हुई। उसी नोटिफिकेशन के ज़रिए से डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट हटा दिया गया, और उसकी बता दी गई कि डोमिसाइल की शराइत क्या होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर उसके साथ साथ ये भी उसी नोटिफिकेशन में बताया गया कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010, ये दोनों सेक्शंस को डिलीट कर दिया जाता है। सेक्शन 6 कहती थी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट है तो वो रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करेगा। सेक्शन 7 कहती है कि अगर डिविजनल कार्डर की पोस्ट है तो रेजिडेंट ऑफ द डिवीजन जो है वो उसको अप्लाई करेगा। अब चूंकि वो दोनों सेक्शंस बाहर गई हो चुकी हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट नाउ, तो ऑब्वियसली अब सिलेक्शन जो है इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी, जैसे पहले किया गया था। अगर आपको याद हो, पहले तो इसको ओपन टू द एप्लीकेंट्स ऑफ द एंटायर कंट्री किया गया था, तो बाद में उसको फिर जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया टू द डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये वाली कंडीशन जो है ये वापस नहीं आई। सो इट मीन्स द कंडीशन, द पोजीशन एज ऑन डेट which exists is that anybody who is resident of Jammu and Kashmir UT is eligible for any post, be it of divisional cadre or district cadre. UT cadre के लिए तो है ही है। तो ये लीगल पोजीशन है, वी हैव टू फॉलो दिस लीगल पोजीशन। कोई ट्रांसफर के रिक्वेस्ट या कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा सकती डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए। हमको जो सिलेक्शन करना है वो हमारे एक्ट के तहत और हमारे रूल्स के तहत करना है। अब हमने चूंकि सिंगल एग्ज़ाम किया है और कार्डर्स ऑब्वियसली एलोकेट करने हैं, तो हमने पहले ही बताया था कि हम मेरिट कम प्रेफरेंस, उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्ज़ाम कराते, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका सिलेक्शन बनाते, बहुत से लोग, क्योंकि एलिजिबल हर कोई है अब किसी डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब लेने के लिए, बहुत से लोग रिपीट लिस्टों में आ जाते हैं। उससे क्या होता कि बहुत सी पोस्टें खाली रह जाती, और जो मकसद है
इस रिक्रूटमेंट का कि हम पोस्टें फिल करें, वो फिर डिफीट हो जाता है। सो इसलिए कहा गया कि मेरिट कम प्रेफरेंस, ताकि जब आप प्रेफरेंस दे देंगे उसके बाद आपको एक ज़िला एलोकेट हो जाएगा, उसके बाद बाकी जगह अगर आप कहीं एग्जिस्ट हो सकते थे या फिगर हो सकते थे, वहाँ दूसरा बच्चा आ जाएगा, सो दैट ऑल द वैकेंसीज आर फिल्ड, कोई वैकेंसी खाली ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब मिले। सो दिस इज़ द स्पिरिट बिहाइंड दिस एक्सरसाइज। तो इसमें कोई ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी नहीं है, जिस डिस्ट्रिक्ट को जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट कर दी गई, आपको फिर पूरी उम्र वहीं पर काम करना है। देखिए अगेन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का डोमेन है, पॉलिसी फ्रेम करना, फॉर्मुलेट करना गवर्नमेंट का अपना प्रेरोगेटिव है। अभी एज ऑन डेट मेरा काम है रिक्रूटमेंट करके गवर्नमेंट को रिकमेंड कर देना सिलेक्शन करके। उसके बाद गवर्नमेंट को इन इट्स ओन विजडम अगर कभी ये लगेगा कि हमको इसको ट्रांसफरेबल करना है या नहीं करना है, कितनी देर के बाद करना है या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दिस इज़ अ सब्जेक्ट मैटर विच हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट द अप्रोप्रिएट लेवल। तो उस पर मेरा जो है वो कोई रोल बनता नहीं है। ऑलराइट, रिजर्व कैटेगरीज की अब अगर बात करें, अगर एक एस्पिरेंट ने रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया है, उसका मेरिट किसी और डिस्ट्रिक्ट में जो है ऊपर है, ओपन मेरिट में ऊपर है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी में क्योंकि उसने अप्लाई किया है, जो उसकी प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें अगर उसका मेरिट नीचे है, तो क्या उसे ओपन मेरिट में जहां पर वो ऊपर है वहां पर सिलेक्ट किया जाएगा? ये सवाल हमारे पास भी आया है, हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या प्रेफरेंस जो है वो प्राइम रहेगी, उसको प्राइमेसी मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी, उसको हमको क्या सर्वप्रिय रखना है या मेरिट को रखना है। ये सवाल हमारे सामने, वी आर एग्जामिनिंग इट, और इसको कंसल्टेशन करके लॉ डिपार्टमेंट से भी वी विल गेट द एडवाइस, और उसके बाद क्या फ़ैसला करना होगा, जो भी अप्रोप्रिएट फ़ैसला होगा वो हम कर लेंगे। अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ, उन कैटेगरीज में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, क्या जिस बच्चे ने इंटरनेशनल बॉर्डर की कैटेगरी में अप्लाई किया है उसे पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ पर भी इंटरनेशनल बॉर्डर है उस किसी भी एरिया में भेजा जा सकता है? देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा किसी कैंडिडेट को ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर मेरिट, तो उसके बाद तो उस ज़िले में कहाँ पे उसको तैनात किया जाएगा विद इन द डिस्ट्रिक्ट, वो अथॉरिटीज़ का काम है, उसमें हमारा। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे ही किया जाए। आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता। अभी तक मेरी नोटिस में कोई इस तरह का कोई ऑर्डर या कोई इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दिखी नहीं। हमारा तो अभी तक यही है कि डिस्ट्रिक्ट एलोकेट करना, उसके बाद कहाँ पोस्टिंग करनी है वो अथॉरिटीज़ देख लेगी कैसे करना है, कहाँ करना है। नेक्स्ट जो पोस्ट आपने एडवर्टाइज़ की थी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की, उसको लेकर कई सारे सवाल ये आ रहे हैं कि उसका सिलेबस जो है उसमें मैथ्स को जो है ज़्यादा वेटेज दी गई है, 15 मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, तो अकाउंटेंसी को उतनी वेटेज नहीं दी गई। कई सारे लोग कह रहे हैं लैंग्वेज को ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए थी। ये जो सिलेबस बनाया गया है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस में क्या डिफरेंसेस थे जिसके चलते ये सिलेबस चेंज हुआ है, और क्या इस टाइम पर कोई भी पॉसिबिलिटी है कि सिलेबस चेंज हो सके? ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वी आर सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारा है उसकी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को छोड़ के जितने भी एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स हैं, जो भी उनके जेन्युइन कंसर्न्स होंगे, हमारी कोशिश होगी, एसएसबी और मेरी टीम जितनी भी है, वी आर ऑलवेज कीन एंड कमिटेड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स। हम कोशिश करेंगे जितना हमारे इख्तियार में होगा, उनके कंसर्न्स, उनकी सजेशंस, उनके एप्रीहेंशंस को एले करने का वो हम करेंगे। और ये सिलेबस के बारे में जो है वो हमारे पास भी कुछ रिप्रेजेंटेशंस आई हैं। कुछ बच्चे तो ज़्यादा ही हाइपर भी हो जाते हैं, वो तो मैसेजेस पे मैसेजेस, एंड यू नो मिनट बाय मिनट मैसेज का जवाब देना मोबाइल पे, दैट अगेन यू नो इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू नो समबडी हु इज़ वर्किंग अंडर सच ट्रिमेंडस प्रेशर के हमको रिक्रूटमेंट को फास्ट ट्रैक करना है। तो वो मिनट बाय मिनट कुछ लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन से, हालांकि हमारी हेल्पलाइन चल रही है, दैट इज़ यू नो दिस वाज बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन
जो सिलेबस को अगर रिव्यू करने की ज़रूरत होगी तो वो हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज़ समथिंग कास्ट इन आयरन। तो उसको रिव्यू किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हल्की सी मॉडिफिकेशन उसमें जो ये मैथ का बताया जा रहा है कि इट इज़ मोर इंक्लाइन टिल्टेड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, उसको थोड़ा सा हम रिड्यूस करके तो कुछ और सेक्शंस उसमें जो है वो ऐड की जा रही है। बाकी बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए उसमें इट वाज अ बैलेंस सिलेबस, एक्सेप्ट के मैथ का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ज़्यादा आ गया है, और उसको आज हमने जो है वो बैठ के सब लोगों ने, सारी टीम बैठी थी, वी वर रिव्यूइंग दैट। सुबह फर्स्ट हाफ में हमने वही रखा था, हमारा आज जो शेड्यूल था। तो हमने देखा कि कुछ चीज़ों को, मैथ्स को जो है वो हम डिलीट कर सकते हैं और कुछ और चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। So we will make it more balanced. It should not be seen that it is favoring to a particular stream of education. यहाँ पे खालिद साहब, आपको नहीं लगता कि आपको ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए ताकि आपको इतने मैसेजेस ना आए? एक ही बार आप मैसेज करके सबको बता दें कि भाई दिस इज हैपनिंग। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितना ज़रूरी है हमको पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन लाने का, हम उतना लाते हैं, और एसएसबी ने एक ट्विटर हैंडल भी बना लिया है। लेकिन मैं एक कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट का जो हूँ, मतलब एक बिलोंग करने वाला ऑफिसर हूँ। मुझे लगता है कि सीरियस काम के लिए अगर आपको सीरियस काम करना है तो मेरा ये मानना है कि फिर आपको थोड़ा सोशल मीडिया से दूर भी रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत टाइम जाता है इसमें, एंड यू नो इट एक्चुअली ड्रॉज यू इन। जितना आप इस पर ज़्यादा रहेंगे उतना और ज़्यादा रहना पड़ेगा, तो इसमें छुट्टी नहीं मिलेगी फिर। So I am very focused on my primary object कि जो रिक्रूटमेंट्स करनी है या बच्चों को यहाँ पे डिलीवर करके देना है, उनके छोटे छोटे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। मैं आपको बता दूं कि यू विल बी सरप्राइज्ड, ये 2 महीने ही तो हुए जब से हमारे पास इंडेंट्स आए हैं, या उससे पहले काम वर्किंग जो है वो थोड़ी मतलब नॉर्मलाइज हुई है, 2 से 3 महीने हुए। उससे पहले तो खौफ और दहशत था। यू मस्ट बी अवेयर, जब मई जून के महीने में कोई तो बाहर भी नहीं, सन्नाटा होता था, हमने तब भी काम किया है। तो 15,500 एडवर्टीजमेंट्स निकाली है। ये बोर्ड जो है, बोर्ड का पिछला अगर आप देखेंगे ना एनुअल रिकॉर्ड, हमने तो 15,000 रिक्रूटमेंट जो है मुझे लगता है कि 3-3, 4-4 साल में किया है। तो हमने पिछले 2 महीनों में कितनी एडवर्टीजमेंट्स ही निकाली हैं। इट्स अ वेरी डेलिकेट वर्क, एक एक लफ्ज़ को पढ़ना पड़ता है, एक एक वर्ड को देखना पड़ता है, छोटी छोटी गलतियां हैं, बिकॉज रिक्रूटमेंट में जो एक बार आपने एडवर्टीजमेंट में लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस आप पहले ही ले डाउन करते हैं। सो हेयर वी डोंट हैव एनी स्कोप ऑफ कैजुअल अप्रोच। इसलिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है सीरियस वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और उस मसले में आई एम वेरी कंजर्वेटिव। मैं हमेशा जहाँ भी रहा हूँ, आई बिलीव इन रियल वर्क विच एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड। तो साथ में इन्फॉर्म करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ भी करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन की आपने बात की, अभी रिसेंटली एक चीज़ देखने को मिली कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी उन्हें विड्रॉ किया गया। आपसे समझना चाहूँगी कि क्या कारण रहे उन्हें विड्रॉ करने के, और कब तक चांसेस हैं कि उन्हें दोबारा से री एडवर्टाइज किया जाएगा? ये पोस्ट रेफ़र करना या विड्रॉ करना, ये डिपार्टमेंट का डोमेन है, उनका जुरिस्डिक्शन है। और हमारे पास जब रेफरेंस आया, रिक्वेजिशन आया, हमने एडवर्टीज़ किया, और डिपार्टमेंट जो है वो अथॉरिटी रखता है, वो कभी भी जो है पोस्ट विड्रॉ कर सकता है बिफोर द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ फाइनलाइज्ड। तो एक्चुअली हमें जो कम्युनिकेशन आया है उसमें ये बताया गया है कि डिपार्टमेंट का रीऑर्गेनाइजेशन का प्रपोजल जो है अंडर कंसिडरेशन है, और इस पोस्ट को एबॉलिश किया जा रहा है। और जाहिर है कि अगर कोई पोस्ट एबॉलिश हो रही है, आज हम उसको एडवर्टीज़ करके कल रिक्रूटमेंट कर देते, तो बाद में उनके सैलरी, सीनियरिटी और बाकी इश्यूज जो है वो क्रॉप अप हो जाते, तो वो डिपार्टमेंट को एड्रेस करना मुश्किल हो जाता। सो आई थिंक जो डिपार्टमेंट ने लिखा है वो बड़ा जेन्युइन लिखा है कि हमको पोस्ट को जो है वो इसको रिडेजिग्नेट करना है और जो है वो विड्रॉ करने की ज़रूरत है। तो हमें उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आया, वी वांट टू विड्रॉ। हमारा काम ये नहीं है कि वी विल आस्क देम व्हाट आर द रीजंस। उन्होंने रेफ़र जब करते हैं तब भी हम नहीं पूछते हैं वाई आर यू रेफरिंग द वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट, तो ना ही हम बाद में पूछेंगे। सो दे हैव विड्रॉन एंड वी आर इशूइंग अ आई थिंक नोटिफिकेशन अब तक इशू हो चुका होगा टुवर्ड्स द विड्रॉल ऑफ दोज वैकेंसीज। वो 136 और 20 156 वैकेंसीज का। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग की भी पोस्ट
जो एस्पिरेंट्स है उन्होंने कहा कि काफ़ी सालों के बाद ये नई पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की गई हैं। आपसे जानना चाहूँगी, और क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जो कंप्यूटर इंजीनियर्स है, क्या उनकी भी कोई पोस्ट इन द पाइपलाइन है? डिपार्टमेंट से आपकी कोई बातचीत हो रही है जिसमें आपको मालूम हो कि और कितनी पोस्ट आने के चांसेस हैं? देखिए, हमारे पास 31 दिसंबर तक जितनी भी वैकेंसीज रेफ़र हुई थी हमने सब एडवर्टीज़ कर दी। उसका रीज़न था क्योंकि सरकार में कैलेंडर ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ फार एज रिक्रूटमेंट इज़ कंसर्न। अगले साल में जब हम एडवर्टीज़मेंट निकालेंगे, आई मीन जो अब 2021 में, उसमें एज लिमिट जो है वो बदल जाएगी, क्योंकि सरकार में कहा गया है कि 21 से 40 साल, 21 से 42 साल, 43 साल, तो बहुत से लोग ओवर एज हो जाते हैं। जो अगर हम 31 दिसंबर से पहले एडवर्टीज़ नहीं करते तो हमने सिर्फ ये माइंड में रखा कि कोई एक सिंगल कैंडिडेट भी डिप्राइव ना हो अपॉर्चुनिटी से, दैट ही आर शी कैन पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो हमने कहा कि हम सारी जितनी भी हमारे पास रिक्वेजिशंस आई हैं जो सही थी, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, डेफिशिएंसी नहीं थी, हमने सब एडवर्टीज़ कर दी बिफोर 31 ऑफ दिसंबर। इसलिए आपने देखा होगा कि 31 दिसंबर को भी हमने एक लास्ट ट्रांचे ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो निकाला 3-4 बजे के करीब। वो इसलिए कि ओवरेज होने वाले बच्चे जो है उनको भी मौका मिले। तो आपने कहा कि कंप्यूटर इंजीनियर्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जहाँ तक उनका सवाल है तो वो तो चूँकि अब कॉरपोरेशंस बन चुकी हैं, JPDCL एंड KPDCL, तो कॉरपोरेशन अपनी रिक्रूटमेंट जनरली खुद करती हैं। दे डोंट रेफर द वैकेंसीज टू द रिक्रूटिंग एजेंसीज, अस आर द PSC। लेकिन बाकी जो हैं सिविल की हैं या मैकेनिकल की हैं या बाकी जो स्ट्रीम्स हैं वो हमारे पास आ रही हैं। जैसे हमारे पास PWD की वैकेंसीज़ आई थी, हमने उनको एडवर्टाइज़ कर दिया है। अब शायद जल शक्ति की हमारे पास आ चुकी हैं, एज़ फार एज़ आई रिकॉल, आज या कल में। तो अगर वो आ चुकी हैं तो अगले 5-7 दिन में वो भी एडवर्टीज़ हो जाएंगी। इसी तरह से शायद किसी और इंजीनियरिंग स्ट्रीम की वैकेंसीज़ और भी हमारे पास आने वाली हैं, शायद इरिगेशन की हैं या किसकी हैं। तो ये जब आएंगी वी विल एडवर्टाइज देम एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि आपने कहा कि 31 दिसंबर से पहले आपने कोशिश की कि जितनी पोस्ट एडवर्टाइज हो सके वो आपने कर दी। इसमें भी जो है एस्पिरेंट्स से कह रहे हैं कि बहुत सारी पोस्ट आ चुकी हैं, हमें अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ती है। अच्छा सवाल। ये आपसे समझना चाहूँगी कि इसमें JKSSB का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों रजिस्ट्रेशन फीस सभी पोस्ट के लिए अलग होनी चाहिए, और क्या कोई भी स्कोप है कि एक ही रजिस्ट्रेशन फीस से आप 2-3 पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर सकें? आपने अच्छा सवाल किया। इस पे तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने तो बहुत ही अनकॉल्ड फॉर किस्म के रिमार्क्स भी लिखे। हालांकि वी डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट एंड गेट एम्ब्रॉयल्ड इन एनी सोशल मीडिया डिबेट। एक ने तो लिखा कि क्रूलेस्ट चेयरमैन हमने देखा है खालिद जहांगीर। मैं कहूँगा कि अगर क्रूअल्टी इसको कहते हैं कि रिक्रूटमेंट जल्दी करनी है, आई वुड लव टू बी क्रूअल। अगर इसको कहते हैं क्रूअल के आप एडवर्टीज़मेंट्स विद एवरी पासिंग डे निकाल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको अगर ये कहना तो मैं इसको एक अपने लिए बैज ऑफ ऑनर समझता हूँ। देखिए, ये जो बात है ना, वी आर अलाइव एंड सेंसिटिव टू ईच एंड एवरीथिंग, let me tell you, and I am here, my team is working day in and day out, 24/7, छुट्टी के दिन भी काम। आपने देखा होगा सैटरडे के दिन हमारी कई नोटिफिकेशंस निकलती हैं। मेरी टीम काम कर रही है, ये आपके चैनल के ज़रिए से मैं बताना चाहता हूँ। दे आर वर्किंग टायरलेसली, और मैं यहाँ पे हूँ फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। जो कुछ अच्छा बुरा होगा वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, और मेरी टीम जो है वो सिर्फ काम करेगी। ये जो आपने सवाल किया है, हमने चूंकि डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स में एक ही कैटेगरी की पोस्टें एडवर्टाइज़ की हैं। फॉर एग्जांपल जूनियर असिस्टेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है। अब हम बच्चों का ये कंसर्न है कि हमको 3 एडवर्टीजमेंट्स में जो पोस्टें निकली हैं उनकी फ़ीस नहीं देनी पड़नी चाहिए, जो कि आइडेंटिकल पोस्ट है। जहाँ वेरिएबल पोस्ट है, जहाँ डिफरेंट नेचर का पोस्ट है, वहाँ पे तो हम ये नहीं कर सकते हैं।
लेकिन जहाँ पे आइडेंटिकल नेचर का है, तो अभी फॉर्म किसने भरा है? ये जो बच्चे, कुछ नॉन सीरियस बच्चे जो होते हैं, थोड़े बहुत, जो सीरियस बच्चे हैं वो तो पढ़ते हैं, उनको फुर्सत कहाँ है सोशल मीडिया पे आने की। जो कुछ नॉन सीरियस लोग हैं वो इसी तरह की एक्टिविज़म जो उनको दिखाना है कि हम बहुत समझदार हैं, जानते हैं, उनको यही करना है। अभी फॉर्म ही हमने कब ऑनलाइन भरवाया? हमने खाली एडवर्टीजमेंट्स निकाली हैं। 5 तारीख यानी कल से पहला हमारा जो पोर्टल है वो लाइव हो जाएगा एप्लीकेशंस का। फिर जो बाकी एडवर्टीजमेंट्स हैं उनका 10 तारीख को रखा है। वो देखेंगे कि 10 तारीख वाले जो हैं उसमें आएगा कि अगर आपने पहले ही हमारा पोर्टल बताएगा कि अगर आपने जो है वो पिछली एडवर्टीजमेंट में 5 तारीख से अगर आपने फॉर्म भरा है तो फिर आपको खाली फॉर्म भरना है, फीस नहीं जमा करनी है। आप समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। मैं सिर्फ कैंडिडेट्स को बच्चों को ये कहूँगा, एस्पायरेंट्स को, वो पढ़ते रहें, मेहनत करें, थोड़ी पेशेंस रखें और हाइपर ना हो जाएं। अभी बात जो पैनिकी हो जाते हैं, अभी वक्त से पहले ही किसी चीज़ पे वो हल्ला गुल्ला करना वो बड़ा अजीब सा लगता है। इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये मैं मानता हूँ कि ये अपनी एक अचीवमेंट है एसएसबी की, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं तो तभी कोई रिएक्ट कर रहा है। जब कुछ हो ही नहीं रहा था तो एवरीबडी वाज सिटिंग रिलैक्स्ड। आज कुछ हो रहा है, इसका मतलब है दैट इज़ वाई समबडी इज़ रिएक्टिंग। सो ये एक अचीवमेंट है एसएसबी की, और मैं आपके ज़रिए से बच्चों को ये कहूँगा, स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से, कि वो मेहनत करें, कॉन्सेंट्रेट करें। बहुत वैकेंसीज और आने वाली है, एंड वी विल इम्प्रूव वी विल ऑगमेंट आवर स्पीड नाउ। पीछे अगर हम एक स्पीड से जा रहे थे, आगे उससे भी तेज़ी से करेंगे। हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में होना था, लेकिन इलेक्शन कुछ और भी रीजंस थे, तो हम वो डेफर करना पड़ा क्लास 4 का। लेकिन आगे आप देखेंगे इसी वीक में हमारा पूरा कैलेंडर जो है छप जाएगा। जितनी भी पोस्टें हमने निकाली हैं ना, एडवर्टीज़ की हैं, और जो और भी निकलेंगी, हम कैलेंडर जो है वो छाप देंगे, पब्लिश कर देंगे। अगले 4-5 महीनों में सारे एग्ज़ाम्स को लाइन अप कर देंगे, और एग्ज़ाम्स करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट होगा कि लिस्ट निकालते जाओ और सिलेक्शन बनाते जाओ। तो जो बच्चा जो है मेहनत करेगा वो उसमें आ जाएगा सिलेक्शन लिस्ट में। तो बच्चों को कंसंट्रेट करना चाहिए स्टडी पे। ये जो इश्यूज़ हैं, सिंपल मेल इज़ इनफ फॉर एसएसबी। वी आर रिस्पॉन्डिंग, वी आर रिस्पॉन्सिव, वी आर vigilant, we are alert to each and everything, to each and every concern which is expressed by the candidates. और मैं आपको याद दिला दूं, जब मैंने कहा था कि हम जिस स्पीड से एडवर्टीज़मेंट और एग्ज़ाम करेंगे उसी स्पीड से हमारा जो है आगे भी काम होगा, तो मुझे लगता है कि आज आपको भी थोड़ा यकीन और इत्मीनान हो गया होगा कि एसएसबी किस स्पीड से काम कर रहा है। तो आगे भी बच्चों को मैं यही कहूँगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट दोबारा मुझे रिट्रेट करना है, क्योंकि जब हमने एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट निकालने तक हमारे पास भी इतने बच्चों के मैसेजेस, फ़ोन और बाकी अफवाहें कि साहब ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं उसने इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए रिजल्ट डिले हो गया। तो उनको अपना काम करना चाहिए, हमको करने दो अपना काम, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो सबके सामने आ जाती है। ये तो रिज़ल्ट वाज जस्ट अ रीअफर्मेशन। कैसे? हमने आंसर की भी उसी दिन निकाली थी। हमने आपको OMR का ट्रिप्लिकेट जो पहली बार JKSSB ने किया, हमने आपको हाथ में दिया था जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले थे। तो आपको तो अपना रिज़ल्ट शाम को ही पता था। तो हमने रिज़ल्ट जब निकाला, इट वाज जस्ट अ रीअफर्मेशन ऑफ व्हाट यू आर ऑलरेडी नोइंग। तो हमने कुछ नहीं करना, इसलिए हम तो रिज़ल्ट उसी दिन, एग्ज़ाम वाले दिन ही आपको दे रहे हैं। बाकी बच्चे को फिर रूमर्स में फंसना है, उसको सोशल मीडिया में यूं ही लिखते रहना है, हमें तंग करते रहना है। मैसेज आई रिसीव एट टाइम्स मोर देन 1000 मैसेजेस पर डे। फिर मैं देखता भी नहीं हूँ उनको। वो बच्चे भी फिर डिमोरलाइज ही होते होंगे कि देखता भी नहीं है, मैं क्या करूँ, आई कैन नॉट सी थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के कंसर्न्स जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, जो जेन्युइन होंगे, जो हमारे रूल्स और नॉर्म्स के अंदर बैठते होंगे, उनको हम एड्रेस करते रहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करें अपनी स्टडीज़ पे। खालिद साहब, क्लास 4 रिक्रूटमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से भी ज़्यादा मैसिव ये एक्सरसाइज होने वाली है। कैसे आप इंश्योर करेंगे कि ट्रांसपेरेंट मैनर में ये एक्सरसाइज भी हो, सेंटर को लेकर कोई इशू ना बने, CCTV फुटेज को लेकर कोई इशू ना बने, और प्रॉपरली ये एक्सरसाइज भी जो है वो मुकम्मल हो सके? ऑब्वियसली इट्स अ बिगर एक्सरसाइज।
इसमें 4 लाख प्लस बच्चे हैं। लेकिन मैं दोबारा से आपके ज़रिए से, स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से कैंडिडेट्स जो हैं, एस्पायरेंट्स जो हैं, उनको यकीन दिलाऊंगा कि हमारे सारे एग्ज़ाम्स फेयर होंगे और क्लास 4 का भी फेयर होगा। वो तैयारी करें। ये जितनी भी बड़ी एक्सरसाइज हो, हमारी ये कोशिश है और हमारा ये इरादा है, पक्का इरादा है कि हम इस एक्सरसाइज को ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कंडक्ट करें। और अगला रिज़ल्ट जो है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा हमें, अगले रिज़ल्ट में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो बच्चे जो है वो पहले ही सुन के रखें कि रिज़ल्ट तो हम उसी दिन दे देंगे, लेकिन उसकी रीअफर्मेशन हम 10-15 दिन के अंदर ही कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर खालिद जहांगीर। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि सभी को प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। और आप सभी लोग जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें, एक ईमेल डाल दें। JKSSB इस समय विजिलेंट है जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके रिड्रेसल के लिए।